हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। पिछले क्लास में मैंने चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन पढ़ाए थे, यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया था। तो आज क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन में देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, यह मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे और चार्ज के प्रॉपर्टीज सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं आवेशन की विधियां। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की जो विधियां होती है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे मैं 4 पढ़ाऊंगा, 3 टाइप्स के मेनली होते हैं। पहला क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। मतलब घर्षण विधि द्वारा आवेशन। घर्षण विधि द्वारा आवेशन, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे। तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन क्या होता है बच्चों, देखिए, जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो दोनों के ऊपर में एक चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड या प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शनल मेथड, जो भी बोलेंगे आप। तो हम लोग क्या समझेंगे कि कोई भी 2 बॉडी ले लीजिए, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, दूसरा सिल्क क्लॉथ लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों पर चार्ज डेवलप होगा। इस टाइप के चार्ज को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन चार्ज। तो समझते हैं क्या क्या होता है। तो आप लोग लिखें, हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, व्हेन 2 bodies are rubbed together, then the charge is produced in, ऑन लिखो बच्चों, सबसे ज्यादा बेटर होगा, ऑन बोथ बॉडी। दिस टाइप ऑफ चार्ज मे बी पॉजिटिव और नहीं, एंड लिखो नेगेटिव। दिस टाइप ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। फिर से एक बार समझेंगे बच्चों, क्या लिखा मैंने, when 2 bodies are rubbed together then the charge is produced on both bodies. This type of charge may be positive or negative. This type of charge is called frictional charge. मतलब क्या हुआ कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है तो दोनों बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस्ड होते हैं। इस प्रकार के चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस चार्ज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ बच्चा, आप लोग लिख लें।
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब दोनों वस्तुओं के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार के चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और इस चार्ज को हम लोग घर्षण चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इस चार्ज के द्वारा, इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या किया, आप लोग का हिंदी लिख दिया है। देखो क्या लिखा मैंने, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, और रगड़ना मतलब रब करना बच्चों, रब करना, तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है। यह आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इस प्रकार के आवेश को हम लोग घर्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या आया प्रॉपर समझ में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पे चार्ज डेवलप होता है, यानी कि एक वस्तु पर होगा एक पर नहीं होगा, दोनों पर होगा। और ये जो चार्ज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। ठीक है, और इस प्रकार के चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल करंट, फ्रिक्शनल चार्ज बोलते हैं। कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, तो हम लोग इसको क्या समझते हैं आगे जा करके। ठीक है, चलो तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जब दो कोई भी एक मान लेते हैं, एक हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड मतलब कांच का छड़, कांच का छड़। दूसरा हम लोग लेते हैं सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ यानी सूत, रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा। ठीक है, अब आप ग्लास रॉड ले लें और हम लोग एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों को आपस में रॉब करेंगे। जब रॉब करेंगे तो इस पर भी चार्ज डेवलप होगा, इस पर क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा, और इस पर भी चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल चार्ज। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इस चार्ज के कारण उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप समझेंगे इसको धीरे धीरे से कि जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और जो निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, जैसे ग्लास रॉड हो गया, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिल्क क्लॉथ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ऊल आप लोग समझते ही होंगे, ऊल, ऊन बच्चा, ऊन, ऊन और प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक छड़, इस दोनों को रगड़ेंगे आपस में तो प्लास्टिक की जो रॉड होगी उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जो ऊल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। दूसरा है, और कुछ ले लें, आप हेयर ले लीजिए बच्चों, हेयर मतलब केस बोलते हो इसको, हेयर। ठीक है, माय हेयर, इसको ले लेते हैं। और कॉम्ब आप करते होंगे, कॉम्ब, कॉम्ब मतलब क्या, कंघी, कंघी जो होती है वो प्लास्टिक की होनी चाहिए, ये नेसेसरी है, प्लास्टिक, लोहे की कंघी से नहीं कर लेना है, नहीं होगा। तो आपको कंघी जो होना चाहिए वो प्लास्टिक की होनी चाहिए। जब आप क्या करेंगे, कॉम्ब से अपने हेयर को, ड्राई हेयर होना चाहिए, ये नहीं कि भींगा हुआ हो या फिर पूरा तेल से चोप लिए हो। क्या होना चाहिए, इसके आगे डाई लगा लीजिए, ड्राई हेयर होना चाहिए, सूखी बाल होना चाहिए, उस पर आप कॉम्ब करोगे तो फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में, फ्रिक्शन होगा बच्चों। तो फ्रिक्शन से क्या होगा कि हेयर पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे और कॉम्ब जो होगा उस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बचपन में भी करते थे, ये चीज़ तुम लोग भी किए होंगे, उम्मीद है कि कॉम्ब करके और छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या करते थे, कंघी से करते थे, तो वो अट्रैक्ट होकर के कंघी में सट जाते थे, क्योंकि कंघी पे जो होते थे वो नेगेटिव चार्ज होते थे और जो वो कागज का छोटा टुकड़ा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखो बच्चों, अगर यदि नल से पानी निकल रहा हो, नल से पानी निकल रहा हो, ठीक है, पानी निकल रहा है और कोई चार्ज बॉडी हम इसके पास ले आए, कोई भी चार्ज बॉडी हो, जैसे मान लेते हैं चार्ज बॉडी निगेटिव है, तो इसके डायरेक्शन बदल जाएंगे, थोड़ा सा हट जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, ये टिल्ट कर जाएंगे, मुड़ जाएंगे। इसके कारण हुआ, इस पर निगेटिव, ये फ्रिक्शन के कारण ये चार्ज है और इसके सामने चार्ज बॉडी ले आए, तो इसके कारण क्या हुआ, दोनों में रिपल्सन हो गया और ये थोड़ा सा हट गया। उसी तरह से क्या होती है
कि जो विमान होती है, जो एरोप्लेन होता है बच्चों, एरोप्लेन जिसमें लैंड करता है, रनवे पर लैंड करता है या फिर उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ करता है, तो उस समय उसके टायर्स में जो होते हैं या फिर उसके जो पूरा फुल बॉडी जो होता है उसमें बहुत फ्रिक्शन के कारण उस पर चाय डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एरोप्लेन को एक अलग मटेरियल्स के द्वारा ही बनाया जाता है ताकि उस पर उतना फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रिक्शनल चार्ज क्या होता है। आप हाथ को नॉर्मली आप कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लेते हैं हम पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा आप अगर अंधेरा में खोलेंगे तो आपके ये जो हेयर होते हैं तो छोटे छोटे, तो इससे आपकी चिंगारियाँ उत्पन्न होते होंगे। या फिर ऊल कपड़ा, ऊल ठंडी के दिन में आप ऊल पहनते होंगे, तो ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में आप थोड़ा गर्मी आ जा रहा होगा, उस समय आप खोलते होंगे कपड़ा तो चिंगारियाँ निकलते होंगे और पटपट की आवाज़ ही आते होंगे, तो वो सब फ्रिक्शनल चार्ज के कारण आता है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग कैसे समझ गए कि फ्रिक्शनल चार्ज क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, इस तरह से हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड, फिजिकल कॉन्टैक्ट मेथड या कंडक्शन मेथड। ठीक है, आइए सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट यह बाय कंडक्शन। वैसे इसको चलन विधि कहते हैं बच्चों, ये चालन विधि हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, आप इंग्लिश याद रखें क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो जितना ज़्यादा इंग्लिश हो, इंग्लिश वर्ड याद रखने की कोशिश करें। आप मैक्सिमम हिंदी मीडियम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर ए साइंस स्टूडेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी मैंने फर्स्ट पढ़ा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसी को बाय कंडक्शन मेथड भी बोलते हैं बच्चों। तो क्या होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट समझते हैं। ठीक है, तो आप समझिए क्या लिखेंगे, व्हेन a charged body charged body is placed physically contact to another uncharged body or charged body, body बच्चों, then the charge is equally in both bodies, then this type of charge is called कंडक्शनल चार्ज। समझेंगे बच्चों क्या होता है, आप समझेंगे। When a charged body is placed physically contact to another uncharged body or charged body, then the charge is equally or unequally distributed in both body, then this type of charge is called conductional charge। अब आप समझेंगे कि यहाँ मैंने दो चीज़ लिखा, एक लिखा मैंने अनचार्ज बॉडी, दूसरा लिखा मैंने चार्ज बॉडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा इक्वली, दूसरा बात लिखा मैंने अनइक्वली।
ये होता है, आप पहले इससे हिंदी समझ लें कि जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु या आवेशित वस्तु के साथ फिजिकली कांटेक्ट में रखा जाता है, तब क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है। वो इक्वली भी हो सकता है और अनइक्वली भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चार्ज को हम लोग बोलेंगे कंडक्शनल चार्ज। तो बच्चों आप इसका हिंदी लिख लें, मैं बताता हूं। जब एक आवेशित वस्तुओं को किसी अनावेशित किसी अआवेशित या आवेशित वस्तुओं के साथ फिजिकली कांटेक्ट में रखा जाता है, आप इसको ऐसे ही लिखिए, फिजिकली कांटेक्ट में रखा ही जाता है, तब दोनों वस्तुओं में समान या असमान चार्ज का बंटवारा होता है। इस प्रकार के चार्ज को हम कंडक्शनल चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे बच्चों, ये ए है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज है, ये चार्ज है बच्चों, ठीक है, और ये कोई वस्तु बी है, आप समझेंगे इसको। ये अनचार्ज है, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, अनचार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कांटेक्ट करा देते हैं फिजिकली। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, ए बी, इस पर भी चार्ज आ जाएगा और इस पर भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते इस पर Q चार्ज था, ठीक है, यहाँ पर Q बराबर तो Q ही हो जाएगा, Q A बराबर Q हो जाएगा, बट Q जो B है बच्चा वो तो हमारा 0 हो जाएगा, नहीं। तो अब क्या होगा कि इसका चार्ज जो है वो Q/2 भी हो सकता है और इसका चार्ज ये हो सकता है। तो QA हो जाएगा Q/2 और QB हो जाएगा Q/2। तो हम लोग नेट चार्ज यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया होगा अभी कि कोई भी चार्ज का जब हमको एडिशन निकालना होगा तो सिंपल अलजेब्रिक रूल लगा देंगे। हमें क्या करना है, QA प्लस QB कर देंगे और यहाँ से लिख देंगे Q/2 प्लस में Q/2, तो 2Q/2 इक्वल टू Q। तो हमारा Q आ गया। अब ये हमेशा नहीं हो सकता बच्चों, मैं लिखाने के लिए तो इसे लिखा सकता हूँ, बट ये हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इसको जरा सा, इसको बाद में हम लोग अच्छे से डील करेंगे कि कब दोनों चार्ज बराबर नहीं हो सकता है। अभी आप मान करके चलिए, लेकिन डेफिनेशन आप यही लिखें, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, अब मान के चलिए, डेफिनेशन आपको ये लिखना है। अब हमेशा अनचार्ज बॉडी नहीं, मान लेते हैं हम इसके सामने चार्ज बॉडी ले आते हैं। अब इसके सामने एक काम, मान लेते हैं ये कोई वस्तु ए है बच्चा, ये कोई वस्तु बी है, ये कोई भी वस्तु बी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है, और दोनों को फिजिकली कांटेक्ट करा देते हैं। क्या लगता है, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना, तो नहीं होगा इस स्थिति में। अब मान लेते हैं इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, इस पर बहुत कम चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, इक्वली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप समझेंगे बच्चों फिर आगे चल करके कि चार्ज को जब दो वस्तुओं को आपस में कांटेक्ट किया जाता है, फिजिकली कांटेक्ट किया जाता है, तो चार्जों का तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट वो इक्वल होंगे, दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल हो जाएगा, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड फिजिकली कॉन्टैक्ट टू अनदर अनचार्ज्ड बॉडी और चार्ज बॉडी, देन द चार्ज इज इक्वली और unequally distributed in both bodies, then this type of charge is called conductional charge। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा करते हैं बच्चों। चार्जिंग बाय
इंडक्शन मेथड या बाय इंडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। इंडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर सॉरी एक चीज बात लिखना भूल जा रहा हूँ, प्रोडक्शन लिख लेंगे, प्रोडक्शन बाय इंडक्शन मेथड। इसको हम लोग कहते हैं प्रेरण विधि। याद आ गई, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि अब क्या होता है बच्चा, पहले सीख लेते हैं कि होता क्या है। ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई चार्ज बॉडी है और इसके सामने हम कोई अनचार्ज बॉडी लाए, सिर्फ लाए, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इसी को इंडक्शन चार्ज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, आप लिखिए, when a charged body is brought near a uncharged, oh my god, uncharged body, then the opposite charge is, sorry बच्चे, developed in uncharged body, then this type of charge is called इंडक्शनल चार्ज। आप समझेंगे बच्चे बड़े से, when a charged body is brought near a charged body, uncharged body, then the opposite charge is developed in uncharged body, then this type of charge is called inductional charge। ये तो बोलो मत बच्चों, इतना पढ़ेंगे आप लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, बोलो मत, ठीक है, ट्रांसफर यही चीज, इलेक्ट्रिक मोटर यही चीज, जनरेटर यही चीज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा पढ़ना है, वहां पर सिर्फ इंडक्शन ही पढ़ना है आपको। तो क्या समझेंगे हम लोग कि जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी है नहीं और ये अनचार्ज बॉडी है, दोनों को सिर्फ पास, इसको सिर्फ पास लाएंगे इसका, तो इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, इंडक्शनल चार्ज या चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो समझ गए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के सामने या निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। इस चार्ज को, इस प्रकार के आवेश को हम लोग प्रेरित चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डिस्चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी वहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो हम चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज तक ही रखो, ठीक है। तो आप लोग क्या समझे कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से समझ लेते हैं, ये ए है, ये चार्ज है,
बी क्या है, अनचार्ज है, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। अब क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो किसके थ्रू, बाय इंडक्शन। समझ में आ गया। अब इसी में हम एक चीज बता देते हैं बच्चा, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है ना, ये होता है पोलराइजेशन के थ्रू। पोलराइजेशन में क्या होता है कि, मिटा ही देते हैं इसको, फोर्स देखते हैं बच्चों। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन मेथड, ध्रुवण विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो चार्ज बॉडी है। वास्तव में क्या होता है पता है, कि कोई भी बॉडी है उसमें दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। देखो कोई भी जो बॉडीज होता है वो एटॉम से मिलकर के बने होते हैं बच्चों, ये बेसिक फंडामेंटल है। सॉरी पार्ट, जो कोई भी बॉडीज होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, या फिर और एटम से मिलकर बने होते हैं। यही दो चीजें बातें संभव है, मॉलिक्यूल से ही बने रहते हैं, मॉलिक्यूल से एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए, जब एटम ही होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं, तो कोई भी बॉडी उसमें भी पाए जाएंगे। वो अदरवाइज अलग बात है कि हम लोग करते हैं, वो क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो अलग चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन कोई भी चार्ज हो, वो होते हैं उसमें दो टाइप के चार्ज हैं, इसमें प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है, होते हैं बच्चों, ऐसे चार्ज होते हैं। ठीक है, ये हो गया दो बॉडी, ये ए मान लीजिए इसको, इसको बी मान लेते हैं। पोलराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जब एक दोनों को एक दूसरे के नियर लाया जाता है, पास लाया जाता है, तो इस वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज और इस वाले सिरे पॉजिटिव चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज क्रिएट कर देता है दोनों बॉडी में। अब क्या देखें कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। बायपोलराइजेशन मेथड में क्या हुआ कि जब दोनों को एक दूसरे के पास लाए, तो इस वाले सरफेस पे यदि पॉजिटिव हुआ तो इस वाले सरफेस पे क्या हुआ, नेगेटिव, इस वाले सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है बच्चे, ये दो चार्ज बॉडी हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इस पर नेगेटिव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा, बोथ आर पॉसिबल। तो हमें क्या करना है कि हमको बोलना है कि when the two charged body are brought near to each other, then the opposite charge is developed on the surface of both body। हमने क्या देखा है, इस बॉडी ए बॉडी के, ये ए है, ए बी है, एक केस, ये ए है, ये बी है, दो केस। हमने क्या देखा, ए सरफेस के जो सामने ये वाला सीरीज सरफेस है बच्चा, इस पे प्लस हुआ, ये वाले सरफेस पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव है, इस वाले सरफेस पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, तो आप लोग लिखो, when two charged bodies are, लिखो, are brought
brought near to each other, then ऐसे बोलो, ड्यू टू पोलराइजेशन, then due to polarization the charge, ऐसे बोलो, the opposite charge is developed on the surface of both body। क्या लिखे बच्चा? जब दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं के सरफेस पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ये पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज, जो भी बोले। तो मेनली हमको क्या समझना है। और एक घटना है बच्चा, मैं जब आप लोग को कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो उसमें हम वो पढ़ाएंगे बच्चा स्पेशल केस में कि जो कैपेसिटर होती है, ये हो गया कैपेसिटर, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक है, पासिस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। इस बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाल देंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देंगे। ये तो पोलराइजेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या दिखा, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या सब्सटेंस is placed between electric field, then the opposite charge is developed on the dielectric field in opposite to electric field। मतलब कि जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड को, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर जो चार्ज क्रिएट होते हैं वो अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप देख लीजिए, है ना। तो वहाँ पर ये बात चीज़ें पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये पोलराइजेशन के थ्रू होता है और उम्मीद है कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। नहीं समझूंगा, आप वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें बच्चों, जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग होते नहीं है मेरे सामने ना, तो जो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, कुछ अब नया सीखते हैं हम लोग। हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। माफ करना बच्चे, हिंदी में गलती हो जाए तो। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो द चार्ज इन एनी बॉडीज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और फंडामेंटल चार्ज। यूनिवर्सल है बच्चों। फिर से हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद मैं बोल दूंगा क्या होता है। द चार्ज इन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और फंडामेंटल चार्ज। किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वह हमेशा उस वस्तु के मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं बच्चों। पूर्ण गुणज बोलते हैं इसको। आप हिंदी में लिख लें इसका।
किसी भी वस्तु में आवेश हमेशा, इंग्लिश में लिख देते हैं बच्चा, अच्छा, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। अब ये जो है दैट इज Q इज इक्वल टू एनी, प्लस माइनस एनी बोल सकते हो आप, प्लस माइनस एनी। क्यों? क्योंकि E का जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस E को ही फंडामेंटल लोग चार्ज बोलते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही E हमारा क्या है, फंडामेंटल चार्ज कहिए या बेसिक चार्ज बोलिए, बेसिक चार्ज बोलिए बच्चों, एक ही चीज है, यही E। तो E जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो वो हमारा हो गया Q इज इक्वल टू एनी, याद रहेगा, ठीक है। अब N क्या है, तो ये नंबर, यही है इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। किसी भी, आपको एक बात, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आप समझ लें बच्चों, निगेटिव हो सकता है, इट नेवर कैन बी इन डेसिमल, ये डेसिमल नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता है। डेसिमल में नहीं होने का मतलब क्या है कि 3/2 कूलम नहीं हो सकता है, 3/2 कूलम नहीं हो सकता है। उसके बाद 0.46 कूलम नहीं हो सकता है, √3 कूलम नहीं हो सकता है। तो आपको क्या, जब भी होगा पूर्ण में होगा, पूर्ण गुणज में होगा, ठीक है, इंटीजर में होगा, ये बात आप याद रख लें, ठीक है। तो डेसिमल में नहीं होगा, चार्ज जब भी होगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, ये हो सकता है, डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो ये हो सकता है, उस समय ये नहीं बोलना है कि डेसिमल तो सर बोले नहीं थे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो 10 टू पावर 7 है ना, ये इसका डेसिमल खत्म कर देंगे, तो फिर उससे वापस में इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपको एक बात समझ में रखना, यही चीज़ कि कभी भी जो होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते चार्ज, कभी भी किसी भी बॉडी का चार्ज 0.2 कूलम नहीं हो सकता है, 2 कूलम होगा, कभी भी नहीं होगा, √3 कूलम नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण। तो फिर से आप एक बार देख लें, द चार्ज इन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और फंडामेंटल चार्ज E। किसी भी वस्तु में आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसको, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी electrons or protons are found in 200 gram pure water? क्वेश्चन मार्क। पहला, हिंदी में बच्चों, शुद्ध 200 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, हाउ मेनी नंबर्स बच्चे। तो 200 ग्राम शुद्ध जल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी electrons are removed from metallic disc the charge
इज become 10⁻⁹ कूलम। दो क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर फाउंड इन 200 ग्राम प्योर वाटर। दूसरा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मेटेलिक डिस्क, द चार्ज इज बिकम 10⁹ कूलम। इसका हिंदी आप समझ लिए होंगे, इसका तो बता दिया मैंने, इसका समझ लीजिए कि किसी मेटेलिक डिस्क से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया, निकाला गया कि उसका चार्ज जो है 10⁻⁹ कूलम हो गया, बन गया। ठीक है, तो आप इससे निकालेंगे। मैं सवाल बता देता हूँ बच्चा। सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं। आप एक बात समझे होंगे, जो वाटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है? H2O। क्या होता है बच्चा? H2O। इसमें कितने एटम है? 2 एटम है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के माइनस देने से इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसमें कितने होते हैं? तो बोलेंगे आप 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही होते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेकिन बच्चों इसमें है 2 हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन निकले? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। वाटर का एक मॉलिक्यूल में हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, या 10 प्रोटॉन भी मिल जाएंगे। 10 प्रोटॉन माइनस हटा दोगे प्रोटॉन हो जाएगा, छोड़ो ना, हटाओ। वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। हमको पूछे 200 ग्राम्स में कितने होंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे एवोगाड्रो नंबर से एक रूल्स बच्चे। अच्छा, इसमें एक मॉलिक्यूल्स जो वाटर होते हैं इसमें कितने ग्राम होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा बच्चा कि ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का वेट भी 1 ही होता है। तो 2 हाइड्रोजन होने के कारण 2 × 1 तो 2, तो 16 हो गया हाइड्रोजन का, और 16 हो गया ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और 2 × 1 ग्राम 2 × 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ना। ऑक्सीजन 8 16, हाइड्रोजन 1 1। ठीक है, तो ये 16 और 2 18 ग्राम हो गया। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। H2O आपने ये रूल तो पढ़ा होगा, बराबर 1 मोल, बराबर 1 मोल। ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग ना 10th में। तो आइए हम इस दोनों से रिलेशन बनाते हैं कि सबसे पहले 200 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो आपको प्यारे बच्चों, चूंकि वी नो डेट 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने होते हैं। तो 200 ग्राम में कितने होंगे? तो सिंपल हम लोग रूल लगाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसलिए 1 ग्राम H2O में क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 बाय 18 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 200 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा? तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 200। 1 ग्राम में इतना, तो 200 ग्राम में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मॉलिक्यूल।
अब क्या पता चला बच्चों, चूंकि 1 ग्राम 1 मॉलिक्यूल्स H2O में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 200 ग्राम में हमारा इतना मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। इसलिए हम इसको इतना मॉलिक्यूल्स का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकल जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 200 ग्राम H2O इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 200/18 इंटू 10। अब ये निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अगर यदि आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप एक बात करिए, ये 2 जो है ना, आप इसे 2 ऐड कर दीजिए। 2 यहाँ पर 23 को डिजिट, 23 को 0 है, ये है 2 डिजिट, 2 0 और ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 10, 10 दूनी 20, 20 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से भाग दे दीजिए। इसका मैं आंसर लिखता हूँ 6.692 इंटू 10⁻, ये 25 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसका आंसर। अगर यदि इसी में नेट चार्ज पूछ ले, इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दें और पूछ दें नेट चार्ज बताइए, नेट चार्ज बोलिए, तो नेट चार्ज क्या होगा बच्चा? तो हमने पढ़ा है नेट चार्ज क्या होगा, तो हमने पढ़ा है Q = NE। तो Q N का मान तो अभी हमने जस्ट निकाला 692 इंटू 10⁻25 और मल्टीप्लाई कर दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कूलम में आ जाएगा। कितना आंसर होगा? आप इसे क्या करें बच्चों, 1.6 और इसको मल्टीप्लाई करें, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 16 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 2 हाथ में बचे 3, 16 44 यानी 144, 44 में 144 में 3 ऐड करोगे तो 147 हो जाएगा। 147 के साथ हाथ में बचे 14, ठीक है 14। उसके बाद 16 छक 96, 96 में आप 14 ऐड करेंगे तो 96 4 से तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ आप 0 लिखेंगे, हाथ में बचा आपका 11। 16 छक 96 और 11 जो होता है बच्चा वो होता है 107, 107। तो आप 107 लिख देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके यहाँ 3 डिजिट पहले हैं और यहाँ पर 1 डिजिट पहले है, तो आपका क्या हो जाएगा, (072) इंटू 10⁻, 25 में 19 जाएगा, कितना बचेगा 6। आप क्या करें बच्चों कि इस पॉइंट को 1 डिजिट और आगे बढ़ा लें, चाहे तो, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है। कूलम 1.07, बाकी सबको हटा दें, 10⁻, 1 डिजिट आगे किए तो 1 बढ़ जाएगा, इतना कूलम ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया आप कमेंट करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड सवाल में हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग कल बना करके आएंगे। इसमें Q का मान दिया हुआ है आपको, E का मान आपको पता है कहाँ से, देखिए E का मान है ये बेसिक चार्ज का। N आपको फाइंड करना है, Q = NE आपको फॉर्मूला होता है, Q = NE। E का मान पता है, Q का मान दिया हुआ है, N निकालना है। कल आप निकाल के आएंगे, आंसर कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।